स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का पूरा अध्ययन कर लिया। आज जो टॉपिक हमारा है वो है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सब आपको आज बताए जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। जलवायु अब ठंड से हल्की हल्की गर्मी की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती है। मतलब अब वातावरण में थोड़ी सी गर्मी आनी शुरू हो गई। अब गर्मी आने के साथ ही कुछ परेशानियां व्यक्ति के साथ देखने को मिलेंगी। जैसे अब व्यक्ति गर्मी बढ़ने के साथ जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू होगी, और बर्फ़ पिघलने के साथ समुद्र बनने प्रारंभ होंगे, ज़मीन खाली बनना होगी, और जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मानवों के सामने, व्यक्तियों के सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे उनकी आवास की समस्या होगी, जैसे सुरक्षा की समस्या होगी, जैसे खाद्य की समस्या होगी। तो इन सभी समस्याओं को सॉल्व भी किया जाएगा मनुष्य के द्वारा, और इनको सॉल्व करते करते उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। मैं इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ, आप समझिए। वातावरण में क्या हुई? गर्मी हुई, और गर्मी होने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, फिर लिखवाता हूँ इसको। जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, और जनसंख्या में वृद्धि के साथ उसके सामने तीन समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक आवास की समस्या उत्पन्न हो गई, एक भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई, और तीसरी समस्या सुरक्षा को लेकर हो गई। अब इन तीनों समस्याओं का सॉल्व करेगा वह मानव। कैसे कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं भोजन की समस्या को बता दूं। भोजन, जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा भोजन करने के लिए प्रकृति ने ही कुछ परिवर्तन स्वयं कर दिए। जैसे गर्मी होने से क्या होगा? बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलने से क्या होगा? दो काम होंगे। पहला, समुद्र का निर्माण होगा, समुद्र का निर्माण होगा, और जैसे ही समुद्र का निर्माण होगा तुरंत उसके अंदर मछलियाँ और जलीय जीव आ जाएंगे, मछलियाँ और जलीय जीव आ जाएंगे। इसके अलावा जो भूमि होगी, भूमि बर्फ़ से खाली हो जाएगी, भूमि बर्फ़ से खाली हो जाएगी, बर्फ़ से खाली हो जाएगी, और जैसे ही बर्फ़ से खाली होगी तुरंत वहाँ पर घास हो जाएगी, और जैसे ही घास आएगी तुरंत घास खाने वाले जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे। बड़े बड़े जीव जंतु भी उत्पन्न होंगे, जैसे हाथी, गेंडा आदि बड़े बड़े जीव जंतु हो जाएंगे। इधर छोटी छोटी मछलियाँ या छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाएंगे, छोटे छोटे जलीय जीव। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो जो भोजन की समस्या है वो प्रकृति ने स्वयं हल कर दी। अब उसके लिए समुद्री जलीय जीव भी उपलब्ध हैं, और जीव जंतुओं की संख्या में भी वृद्धि हो गई। अब भोजन की समस्या सॉल्व। भोजन के साथ साथ आवास की समस्या देखते हैं। इससे पहले मानव नवपुरा पाषाण काल में कहाँ रहा करता था? गुफाओं में रहा करता था, गुफाओं में रहता था। अब जनसंख्या बढ़ी तो गुफाओं की संख्या कम पड़ने लगी, गुफाएं कम पड़ने लगी। तो मनुष्य ने क्या कर दिया? क्योंकि यहाँ पर भूमि खाली हो गई है, इसलिए इस खाली भूमि में झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। अब जब झोपड़ी बनानी शुरू कर दी तब मनुष्य गुफाओं से निकलकर जमीन पर आ गया। इसलिए इस समय को टेंट एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंट एज। झोपड़ियां बनाने शुरू कर दी व्यक्ति ने। आवास की समस्या सॉल्व हो गई। सुरक्षा के लिए उसने क्या किया? सुरक्षा के लिए एक तो समूह में रहना शुरू कर दिया, समूह में रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपने चारों तरफ ये आग लगा दिया करता था, यानी कि आग जिसका आविष्कार नवपुरा पाषाण काल में हो गया था उसका यूज करने लगा। ठीक है। उसके अलावा क्या करता था? घरों के चारों तरफ, घरों के
चारों तरफ आग लगा देता था, जिससे जलीय जो जीव जंतु हैं वो ना पाए। अब इसके साथ और क्या परिवर्तन हुआ, जब व्यक्ति समूह में रहना शुरू कर दिया तो उसके साथ जीव जंतु भी उसके सहयोगी बनने लगे, साथ में रहने लगे। यानी कि अब वो पालतू पशु बनाने लगा। जैसे कुत्ता प्रथम साक्ष्य है जिसको पालतू बनाया गया, जीव जंतुओं में कुत्ता पहला जीव था जिसको पालतू बनाया गया। दूसरी बात, अब आप देखिएगा यहाँ पर बड़े बड़े जानवर पैदा हो गए, हाथी गैंडा जैसे, तो इनको पत्थरों से तो मारा नहीं जाएगा। इनका अगर शिकार करना होगा या इनसे अपनी सुरक्षा करनी होगी तो पत्थर तो इन पे ऊपर मारे नहीं जाएंगे और ना वो असर करेंगे। इसलिए क्या हुआ कि इनको मारने के लिए प्रक्षेपास्त्र प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया गया। हथियारों का प्रयोग हुआ जैसे धनुष बाण या भाला जो फेंक कर मारे जा सकते हो। धनुष बाण है, भाला है, उनका क्या हुआ, यहाँ पर आदमियों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इधर आइएगा, अब मछली को कैसे मारा जाए या छोटे छोटे जो जलीय जीव उनको कैसे मारा जाए। पत्थर तो मारा नहीं जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पत्थर बनाए गए, छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए। ठीक है, इन छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे हथियारों की आवश्यकता हुई, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसके अलावा अब व्यक्ति समूह में रहने लगा तो उनमें आपसी झगड़ा भी होगा, तो झगड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मरेंगे भी, और मरने के लिए उनको दफनाया जाएगा, तो इस काल में दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये एक ढांचा है इस काल के बारे में बताने के लिए, जो आपको यहाँ पर समझ में आया। अब आप कहेंगे सर इसकी खोज किसने की और कहाँ पर की, तो इसकी खोज की है 1867 में C.L. कार्लाइल ने इन्होंने विंध्य क्षेत्र में इस काल के, यानी कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक के जो इस काल है, इस काल के क्या हुए हथियारों को प्राप्त किया है। इस काल के हथियारों को प्राप्त किया है। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, इससे मैं बोलता रहूँ तो लिखते रहिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो ये एक ढांचा तैयार हो गया हमारे लिए इस आज के अध्ययन का कि किस समय क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हमको बस इसको लिखना रह गया, तो लिख लीजिएगा अब आपको मैं पॉइंट वाइज बनाकर लिखवा देता हूँ, जिससे कि कभी भी परीक्षा में इससे बने हुए प्रश्न आए तो आप फटाफट कर सको। चलिए, अब इसको सबको बिगाड़ देते हैं और पॉइंट्स बनाकर लिख लेते हैं। चलिए, आप लोग डालिएगा मध्य पाषाण काल, शीर्षक दीजिएगा मध्य पाषाण काल, समय लिख दीजिएगा 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। मध्य पाषाण काल शीर्षक दे दीजिएगा मध्य पाषाण काल, और समय दे दीजिएगा 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। इसका जो समय है वो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का आप समय दे दीजिएगा मध्य पाषाण काल को। इसके पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा, खोज 1867 में C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस काल को होलोसीन भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर, इस काल को होलोसीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह शीत काल यानी कि हिम युग
और ग्रीष्म युग के बीच का एक संक्रमण काल था। देखिएगा, यह हिम युग तथा उष्ण युग के मध्य का संक्रमण काल था। गर्मी बढ़ने से दिख रहा है आप लोगों को, छोटा तो नहीं है। गर्मी बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे मानवों के सामने तीन समस्याएं उत्पन्न हुई। कौन कौन सी तीन समस्याएं थी? लिखिएगा, तीन समस्याएं कौन कौन सी थी? आवास की समस्या, भोजन की समस्या तथा सुरक्षा की समस्या। देखिएगा, अब आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया? पहले भोजन की समस्या की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक दे दीजिएगा भोजन, बस हेडिंग डाल दीजिएगा भोजन। इसमें देखिएगा, मैं इसका एक डायग्राम बनवा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बनवाया था, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बना देता हूँ। अब लिखिएगा, गर्मी बढ़ने के साथ क्या हुआ? दो काम हुए। गर्मी बढ़ने के साथ दो काम हुए। पहला काम क्या था? समुद्र का निर्माण हुआ। इधर लिखिएगा, बर्फ पिघलने से जमीन खाली हुई। अब समुद्र के निर्माण होने से क्या हुआ? मछलियां तथा छोटे जलीय, दिख रहा है यहां तक आपको? छोटे जलीय जीव की उत्पत्ति, शायद बिल्कुल किनारे पर है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, जीव की उत्पत्ति हुई। छोटे जल, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलिए, तो इतना ऊपर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ठीक है। अब जरा समस्याओं को देख लेते हैं और उसको पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं। सब समस्याओं को एक डायग्राम बनाकर ही हम लोग कर लेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि दिखने में आपको परेशानी ना हो। देखिए क्या होगा, आवास की समस्या की बात कर रहे थे हम, भोजन की समस्या की बात कर रहे थे पहले, भोजन की समस्या। अब भोजन को इस तरह लिखिएगा आप लोग, गर्मी बढ़ने से क्या हुआ? दो काम हुए। एक तो लिखिएगा, समुद्रों का निर्माण हुआ। समुद्रों का निर्माण हुआ। दूसरा क्या हुआ? उधर बर्फ पिघलने से जमीन खाली हो गई। बर्फ पिघलने से जमीन खाली हो गई। अब समुद्रों के निर्माण के बाद क्या हुआ? समुद्र बन गए तो मछलियां तथा छोटे जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। मछलियां तथा छोटे जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। बर्फ पिघलने से क्या हुआ? जमीन खाली हो गई। जमीन खाली होने से क्या हुआ? बड़े आकार के, जमीन खाली होने के बाद क्या हुआ? घास उत्पन्न हुई।
और उससे क्या हुआ, बड़े जंतुओं का विकास हुआ, बड़े जंतुओं का विकास हुआ, बड़े जंतुओं का विकास हुआ। जैसे हम लिख लीजिए चाहे आप लोग, जैसे हाथी, ओब्लिक गैंडा आदि, जैसे हाथी, ओब्लिक गैंडा आदि। तो मछलियां हो गई, छोटे जलीय जीव की उत्पत्ति हो गई। यहां लिख लीजिएगा, छोटे जीवों को मारने के लिए, छोटे जीवों को मारने के लिए, छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे हथियारों की आवश्यकता हुई, छोटे हथियारों की आवश्यकता हुई, छोटे हथियारों की आवश्यकता हुई या छोटे हथियारों का विकास हुआ, छोटे हथियारों का विकास हुआ लिख लीजिएगा, छोटे हथियारों का विकास हुआ, विकास हुआ जिसे माइक्रोलिथ, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। यहाँ लिखिएगा, बड़े जानवरों के शिकार करने के लिए, बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए प्रक्षेपास्त्र तकनीकी के, प्रक्षेपास्त्र होता है दूर से फेंक कर मारने वाले, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी के हथियारों का विकास हुआ, हथियारों का विकास हुआ, जैसे तीर कमान, जैसे तीर कमान, भाला, तीर कमान, भाला आदि, जैसे तीर कमान, भाला आदि। ठीक है, तो भोजन की समस्या सॉल्व हो गई, बहुत सारी मछलियां मिल गई और जीव जंतु मिल गए और ये समस्या का हल हो गया। अब भोजन के साथ 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग 2 पॉइंट यहीं पर लिख लीजिएगा, बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं है, नीचे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पर, अभी भी भोजन संग्राहक था, अभी भी भोजन संग्राहक था, लेकिन देखिए अब गर्मी बढ़ गई, अब गर्मी बढ़ने से ये संरक्षित नहीं कर सकता था लंबे समय तक, अब संरक्षित नहीं करता था तो क्या करेगा, अब आग पर भूनना और पकाना सीख गया था। ठीक है, तो अभी भी भोजन संग्राहक था, लेकिन भोजन को भूनकर तथा पकाकर खाने लगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चकमक के पत्थर यहाँ प्राप्त हुए, इसका अर्थ यह है कि ये आग से परिचित हो गए थे, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, तो प्रयोग यहाँ पर मध्य पाषाण काल में उन्होंने सीखा। एक तो प्रयोग के आधार पर इन्होंने सीखा कि आप भोजन को भून लीजिएगा, आवश्यकता थी, क्योंकि उससे पहले का काल तो हिमयुग था और हिमयुग में कोई भी चीज़ लंबे समय तक संरक्षित रह सकती है, जैसे फ्रिज की तरह। लेकिन जब हिमयुग समाप्त हो गया और गर्मी बढ़ने लगी, अब भोजन लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता था, इसलिए उसको भूनना या पकाना आवश्यक हो गया था। साथ में आग का भी प्रयोग करना सीख गए थे ये, तो दोनों ही काम एक साथ मिली और अब ये क्या है, भूनकर और पकाकर खाने लगे। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई आपकी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आवास। भोजन समस्या समाप्त हो गई भोजन की, अब आवास लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ इस तरह ही पॉइंट बनाकर डायग्राम बनाते हुए आपको समझा दूंगा, है ना, पूरा इस तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आवास को इस तरह लिखिएगा आप लोग, आवास में इस तरह लिखिएगा, जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, गुफाएं छोटी पड़ गई, गुफाएं छोटी पड़ गई। अब जब गुफाएं छोटी पड़ गई
जनसंख्या बढ़ी, गुफाएं छोटी पड़ गई, तो निवास के लिए खुले स्थानों पर, झोपड़ी बनाने लगे। ठीक है, इसीलिए नीचे लिख दीजिएगा, इस काल को टेंट एज कहा जाता है। इस काल को टेंट एज कहा जाता है, क्योंकि झोपड़ी का ही निर्माण होने लगा, इसलिए क्या करा जाता है, इस काल को टेंट एज कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को? इस काल को क्या कहा जाता है? टेंट एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया क्या करा, इस काल को टेंट एज भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, अब टेंट एज कहा गया, इस पर पॉइंट बना के लिखिएगा, मानव समूह में रहने लगा। अब मानव क्या हुआ? समूह में रहने लगा। इसके साथ लिखिएगा, अब इसमें लिखिएगा, मानवों के साथ जंतुओं का भी निवास होने लगा। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा पाया जाता था मनुष्य जीव? कुत्ता। लिख लीजिएगा इसी में, मनुष्य के साथ सर्वप्रथम रहने वाला जीव कुत्ता था। सही है। बागोड़ और आदमगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। हाथ का लिख दीजिएगा यहां पर ही, इसके नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, बागोड़ ब्रैकेट में राजस्थान, दूसरा आदमगढ़ होशंगाबाद जिला, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश के इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुत्ते के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बागोड़ से और आदमगढ़ से। बागोड़ कहाँ है? राजस्थान में, और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उसके होशंगाबाद जिले में। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि मानव एक साथ रहने लगे, मानवों के साथ जानवर भी रहने लगे। जानवरों में कुत्ता पहला जानवर था जो साथ में रहा। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ और बागोड़ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो टेंट एज वाला लिखा था, इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा कि कहाँ पर मिले हैं टेंट? चौपानी मांडा, लिख लीजिएगा, चौपानी मांडा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडा से क्या है? झोपड़ी प्राप्त हुई है, सरकंडे की बनी हुई झोपड़ी थी। किसकी? सरकंडे की बनी हुई झोपड़ी थी, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडा मिर्जापुर से आदमी साथ में रहने लगा, साथ में रहने से जानवर यानी कुत्ता साथ में रहने लगा, और कुत्ते के साक्ष्य बागोड़ और आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। अब जब मनुष्य साथ में रहने लगा तो क्या हुआ? परिवार का कॉन्सेप्ट आया, और परिवार के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ होंगी तो लड़ाई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जब साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं दफनाए भी जाएंगे, और दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिएगा, मनुष्य के साथ में रहने के कारण
परिवार का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि परिवार की विचारधारा आई, और परिवार की विचारधारा के साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अवधारणा आई, निजी संपत्ति की अवधारणा आई। और निजी संपत्ति की अवधारणा आएगी तो युद्ध होगा, और युद्ध के साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से, जहाँ पर कुछ साक्ष्य मिलाप्त हुए कि इन लोगों के बीच में जरूर युद्ध रहा होगा। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में है। GR शर्मा ने इसकी खुदाई की थी, उत्तर प्रदेश में है। सराय नाहर राय का क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GR शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया और आपस में युद्ध के भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात रहती है सुरक्षा। इतनी सब बातें आप लोगों ने लिख ली यहाँ पर। अब तीसरी बात रह जाती है सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा के लिए तो वही किया, लोगों ने समूह में रहना शुरू कर दिया और प्रक्षेपास्त्र प्रकार के हथियारों का निर्माण कर लिया, और साथ में आग के प्रयोग से परिचित हो चुके थे, तो अपने घर के चारों तरफ या बस्ती के चारों तरफ आग लगा लिया करते थे, और उस आधार पर वो फिर अपनी सुरक्षा किया करते थे। तो सुरक्षा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। अब आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, लिखिएगा, ये सब आप लोगों ने लिख लिया। अब लिखिएगा महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। देखिए, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। लिखिएगा महदाह, पहला स्थल लिखिएगा महदाह, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला यूपी। खोज किसने की है इसकी, या इसकी खुदाई किसने की है? GR शर्मा ने, GR शर्मा ने। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर आपको हड्डी से, विशेषकर हिरण की हड्डी से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 41 प्रकार की 41 कब्र प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक साथ 3 लोगों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, हिरण की हड्डी से बने आभूषण मिले हैं। हिरण की हड्डी से बने आभूषण, हड्डी से बने आभूषण, और क्या मिला है? 41 कब्र मिली हैं। 3 लोगों का एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। 3 लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। इसके अलावा बूचड़ खाने का साक्ष्य, बूचड़ खाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? मेहदा, प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में ये स्थान है। नेक्स्ट लिखिएगा सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। ये भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में है और यूपी में है। चूंकि प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ की खोज या प्रतापगढ़ की खुदाई वो GR शर्मा ने की थी, इसलिए इसकी भी GR शर्मा ने की है। क्या क्या विशेषता है? 4 लोगों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य। 2 पुरुष 2 स्त्री, पुरुष के ऊपर पुरुष, स्त्री के ऊपर स्त्री। ठीक है, देख लीजिएगा इस तरह 2 पुरुष 2 स्त्री। देखिएगा पुरुष के ऊपर पुरुष, पुरुष के ऊपर पुरुष, और स्त्री के ऊपर स्त्री, स्त्री के ऊपर स्त्री। इनको दफनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे इनका सिर पश्चिम की तरफ रखा जाएगा और पैर पूरब की तरफ रखे जाएंगे। तो दफनाए जाने का हिसाब क्या होता है? सिर होता है पश्चिम की तरफ और इनके पैर होते हैं पूरब की तरफ रखे जाते हैं। सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 2 पॉइंटों लिखिएगा, हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य, हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य, और तीसरा अगला लिखिएगा गर्त चूल्हे का साक्ष्य, गर्त चूल्हों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है।
सराय नाहरराज से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा दमदमा, प्रतापगढ़ में है ये भी, दमदमा। नेक्स्ट लिखिएगा दमदमा, ये भी डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, सभी आसपास हैं। मैंने कहा ना विंध्य क्षेत्र से विशेष का प्राप्त हुआ, तो ये सब वही क्षेत्र है। प्रतापगढ़ यूपी से, और GR शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसकी क्या विशेषता, यहाँ से सिलवट्टे के साक्ष्य मिले हैं, सिलवट्टा का साक्ष्य। देखिए जब यूपीएससी में पढ़ाता हूँ तो मैं इन चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछा था कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की जो सामाजिक स्थिति है या सामाजिक परंपरा है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो देखिए सिलवट्टे का प्रयोग किस वक्त किया जाता है, 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक का, और आज 2021 चल रही है और आज भी सिलवट्टे का प्रयोग होता है ना। तो संस्कृति में परिवर्तन बहुत व्यापक रूप से नहीं आता। हम लोग जब यूपीएससी डिटेल में पढ़ते हैं तब इस चीज़ को अध्ययन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत डिजास्टर चेंज हो गया हो, हल्का हल्का चेंज होता है, बहुत व्यापक रूप से परिवर्तन देखने को नहीं बनता। नेक्स्ट देखिएगा चौपानी मांडा मिर्जापुर, चौपानी मांडा मिर्जापुर। तो मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर क्या मिला है, सरकंडे की बनी हुई झोपड़ी, सरकंडे की बनी हुई झोपड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, सरकंडे की बनी हुई झोपड़ी चौपानी मांडा से। ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा एक स्थान है लेखिया, ये भी उत्तर प्रदेश में है, लेखिया। यहाँ पर सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं, 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। लिखिएगा 17 नर कंकाल, 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल गई होंगी। अब नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लिखिएगा होशंगाबाद, कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बागोर राजस्थान, कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिख लीजिएगा होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पर है ये, होशंगाबाद, ये आप लिखिएगा आदमगढ़ यहाँ से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में। स्थान है आदमगढ़, जिला है होशंगाबाद। इसको इस तरह लिखिएगा आदमगढ़, आदमगढ़, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। यहाँ लिखिएगा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, और कौन सा जानवर, कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। इसमें भी वही बात लिख लीजिएगा पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कौन सा पशु था, कुत्ता था। कौन सा पशु, कुत्ता। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल मतलब एरिया वाइज ये सबसे बड़ा है बागौर। अगर हम देखें तो जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे बड़ा एरिया इसी स्थान का है। तो हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं सबका अध्ययन कर लिया, कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ सरकंडे की झोपड़ी प्राप्त हुई है, और कहाँ पर युग्म शब्दाह देखने को मिला है। 4 का भी मिल रहा है, 3 का भी मिल रहा है, उनकी डायरेक्शन क्या है दिशाओं की, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। तो मेरे हिसाब से मध्य पाषाण काल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नव पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर पहुँच जाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पहलू होंगे उन सब पर चर्चा कर लेंगे। आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस और जुड़ते रहिएगा, अपने मित्रों साथियों दोस्तों को भी जोड़िएगा। जल्द ही हम लोग साइंस शुरू करने वाले हैं। अब भूगोल चल रहा है, आपका हिंदी चल रहा है, राजनीति शास्त्र चल रहा है, पॉलिटी या जिसको हम लोग संविधान भी कह देते हैं वो भी चल रहा है, और आपकी हिस्ट्री भी चल रही है। ठीक है, और मैथ, रीजनिंग और आपके लिए साइंस बची हुई है, जल्द ही वो भी हम लोग शुरू कर देंगे। तो आप लोग तब तक देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस, पूरी वीडियो देखा करिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, और वो होगा नव पाषाण काल। थैंक यू।